हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम यूनिट थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यूनिट को हिंदी में कहते हैं तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्मों की आवर्तता। तो इस यूनिट में सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। आइए शुरू करते हैं ऑनलाइन क्लास को। तो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है, ये हमारा टॉपिक है। तो ये जो है नियम आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। मेंडलीव ने इसे बनाया था। तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार होता है। इसे आधार मानकर मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इस तरह से ये नियम दिया था मेंडलीव ने, और इसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित समयांतर के पश्चात उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात समान गुण वाला तत्व एक निश्चित समयांतर के पश्चात हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से मेंडलीव के मूल आवर्त नियम को आप लोगों ने समझा। और इसके बाद अगला टॉपिक है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। सन 1871 में उस समय ज्ञात लगभग 58 तत्वों को मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक सारणी तैयार की, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी में उन्होंने 12 क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों को रखा। 12 क्षैतिज पंक्तियों को 8 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में उन्होंने बांटा। 12 क्षैतिज पंक्तियों को उन्होंने श्रेणियां कहा और 8 ऊर्ध्वाधर कॉलमों को उन्होंने वर्ग कहा। देखिए, इस तरह से ये क्षैतिज पंक्तियां उन्होंने बनाई थी अपनी सारणी में 12, और इस तरह से ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए थे 8। तो ऊर्ध्वाधर कॉलमों को उन्होंने वर्ग कहा और क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणियां कहा। अपनी इस सारणी में उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करते समय ये ध्यान रखा कि समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आए। इसके लिए उन्हें अपनी आवर्त सारणी में बहुत से रिक्त स्थान छोड़ने पड़े और बहुत से तत्वों का उन्हें परमाणु भार भी बदलना पड़ा। जैसे चतुर्थ श्रेणी के द्वितीय समूह में उन्होंने कैल्शियम को रखा था, और कैल्शियम के बाद ज्ञात अगला तत्व टाइटेनियम था, जिसे चतुर्थ श्रेणी के तृतीय समूह में रखा जाना चाहिए था।
चूंकि टाइटेनियम के गुण चतुर्थ श्रेणी के तृतीय समूह के तत्वों के साथ मेल नहीं खाते थे, इसलिए टाइटेनियम को वहां न रख करके टाइटेनियम को चतुर्थ श्रेणी के चतुर्थ समूह में रखा गया, क्योंकि टाइटेनियम के गुण चतुर्थ श्रेणी के चतुर्थ समूह से मेल खाते थे और इस तरह से चतुर्थ श्रेणी के तृतीय समूह में रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। इसी प्रकार परमाणु भार का भी एक एग्जाम्पल परिवर्तन का हम लेते हैं। बेरिलियम का जो परमाणु भार होता था सन 1869 तक बेरिलियम का जो परमाणु भार था वो 13.5 था। चूंकि बेरिलियम के गुण इनकी मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों से मेल खाते थे, इसलिए इन्होंने कहा कि बेरिलियम का जो परमाणु भार है वो लिथियम और बोरान के बीच का होगा। तो लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? लिथियम का परमाणु भार है 9.4 और लिथियम का परमाणु भार है 7 और बोरान का है 11। तो इन्होंने कहा लिथियम के और बोरान के परमाणु भार के बीच का होगा बेरिलियम का परमाणु भार। तो इन्होंने कहा बेरिलियम का जो परमाणु भार होगा वो 9.4 होगा। तो इस तरह से जब बाद में प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया तो बेरिलियम का जो परमाणु भार था वो 9.4 ही प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इनकी सारणी द्वारा तत्वों के सही परमाणु भार ज्ञात करने में भी हमें सुविधा मिली। इसके बाद इस सारणी के गुण और दोष क्या हैं इनको भी समझ लीजिए। तो सबसे पहला गुण तो अभी हमने बताया था कि तत्वों के सही परमाणु भार ज्ञात करने में भी इस सारणी से सुविधा मिली। तो पहला गुण तो यही हो जाएगा, तत्वों के सही परमाणु भार ज्ञात करने में सुविधा। दूसरा गुण क्या था? तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा मिली इस सारणी से। आप लोगों को अभी इससे पहले हमने बताया था कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में एक ही समूह में जितने तत्व रखे थे वो समान गुण वाले थे। तो किसी एक तत्व के गुणों का अगर हमें अध्ययन हो जाता तो उस वर्ग में पाए जाने वाले समस्त तत्वों का पर्याप्त अध्ययन हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता, या सभी उस वर्ग के सभी तत्वों का पर्याप्त ज्ञान हमें गुणों का स्वतः ही प्राप्त हो जाता। तो इस तरह से तत्वों के गुणों के अध्ययन में भी इस सारणी से हमें बहुत ही सुविधा मिली थी। और तीसरा है तत्वों की खोज और अनुसंधान में सहायता। इस सारणी में बहुत से रिक्त स्थान छोड़े गए थे और जिन पर आने वाले तत्व के गुणों का पूर्वानुमान मेंडलीव ने लगा लिया था कि यहाँ पर जो तत्व आएगा उसके गुण कौन कौन से होंगे, पहले से ही बता दिए थे मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने। और बाद में जब तत्व खोजे गए तो उनके गुण वही पाए गए और सीधे उन रिक्त स्थानों पर उन्हें रख दिया गया। इसके बाद में इस सारणी के दोष क्या हैं? दोष क्या थे? सबसे पहला दोष था कि बहुत से नए तत्व खोजे गए, जैसे रेयर गैसेस जिसे हम अक्रिय गैसें कहते हैं, और लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स। तो इन सब की खोज के बाद ये पता चला कि इस सारणी में इनके लिए कोई स्थान है ही नहीं।
जब कोई स्थान नहीं है तो फिर ये भी इनकी सारणी का एक दोष था। दूसरी बात, समस्थानिकों और संभारकों की खोज जब हुई तो समस्थानिकों और संभारकों के लिए भी ये कोई स्थान नहीं दे पाए। इसके बाद तीसरा इनका दोष क्या था? तीसरा दोष ये था कि परमाणु संरचना और रेडियो एक्टिविटी की खोजों से पता चला कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार ना होकर के परमाणु क्रमांक होता है। इसलिए इस सारणी का जो आधार था वही ध्वस्त हो गया। इस सारणी का आधार क्या था कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था, क्योंकि तत्वों का जो मूल लक्षण था मेंडलीव ने बताया था परमाणु भार है। लेकिन आधुनिक खोजों से क्या पता लगा कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, इसलिए ये सारणी रिजेक्ट कर दी गई और इसमें कुछ संशोधन आगे चल के हुए। इस तरह से हमने इस वीडियो में मेंडलीव का मूल आवर्त नियम और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले का टॉपिक हम लेके आएंगे। दैट्स ऑल।